Hi बच्चों, a very very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में जहाँ पे हम करने वाले हैं हमारा डिस्कशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो हमारे फाइनल एग्जाम में हमारी बहुत हेल्प करेगा. हम बेसिकली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं बेस्ड ऑन what are the most favorite important topics of teachers, what are the questions which usually have been observed in the exams जो आए हैं, पहले पूछे गए हैं और उसी से रिलेटेड या सेम सवाल हमने यहाँ पे उठाया है. इससे आपको दो चीज़ में हेल्प मिलेगी. पहला, what questions and what kind of questions to expect from this chapter की एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. Second, most importantly, how to approach these questions and what kind of answers to write over them. So without any further ado, let's get started. हम ये सारे टॉपिक्स करने वाले हैं जहाँ पे हम बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, हिटलर्स राइज ऑफ टू द पावर, नाजी वर्ल्ड, ये सब कुछ हम करेंगे डिस्कस. ठीक है, तो बेसिकली पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा. Now I'll also take a quick moment and discuss about the lens moment of the day. तो बच्चों, लेंस मोमेंट ऑफ द डे में मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि है इम्बाइब लेंस. स्पेशली एट दिस मोमेंट जब आप कर रहे हो रिविजन, आपको कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आप दोबारा ब्रश अप करना चाहोगे या आपको याद नहीं होगा. यू वुड वांट टू रिवाइज इट वंस अगेन. You don't have to go ahead and invest a lot of time in trying to find the correct video and the relevant video. कई बार एक स्पेसिफिक टॉपिक हमें रिवाइज करना होता है और उस बड़े से लेक्चर में उस छोटे से टॉपिक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपको कुछ नहीं करना है. इम्बाइब लेंस जो है ऐप, वो डाउनलोड कर लोगे आप. उसके बाद इस ऐप को क्लिक करके आपको अपने कैमरा का एक्सेस दे देना है. देन वॉट एवर टेक्स्ट यू आर रीडिंग, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुक स्कैंड है, आपको उस टेक्स्ट को स्कैन करना है. पूरी बुक, एक पैराग्राफ, जो भी आपको मर्जी हो, आप इस तरीके से स्कैन कर लोगे. you'll just have to take a picture. The moment you take the picture, the keywords will get highlighted and you'll just have to click on the whatever topic you want to learn. वो जैसे ही आप करोगे उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे पॉप अप कर जाएंगे and then you're good to go and you can start learning. That's how simple and awesome it is. So on that note, let's move ahead. By the way, let me quickly introduce myself. बच्चों, मेरा नाम अंकना है. मैं हूँ आपकी सोशल साइंस की एक्सपर्ट एट इम्बाइब. I come with an experience of more than 9 years in the field of teaching, and I've taught both online and offline, and because I've done my studies in the field of humanities, I specialize in English and social science. So these are the subjects that you can expect to learn from me. Now let's get started with the very first question. सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्या है? सबसे पहला सवाल है, what is the German parliament known as? अब ये बहुत छोटू सा सवाल है, just like 1 marker क्वेश्चन. अब आपको लगेगा मैम ये तो अब 1 marker क्वेश्चन या 2 marker क्वेश्चन है जो थ्योरी आती है. 1 marker क्वेश्चन तो आपका टिक करने के लिए आता है, करेक्ट. बट ऐसे सवाल पहले आया करते थे. अगर आपको ये पता है तभी आप उन ऑप्शंस में से भी सही सेलेक्ट कर पाओगे. ठीक है, तो राइक्सटैग इज द करेक्ट आंसर. ये सारे क्वेश्चंस में जो है हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं. वहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगी, ज़्यादा डेलिब्रेशन में एंटर करेंगे हम, जहाँ पे हमें बड़े आंसर्स लिखने हैं या सोच करके नॉलेज को अप्लाई करके लिखना है. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा आंसर है कि राइक्सटैग जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज इट्स अ जर्मन टर्म, विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनेबलिंग एक्ट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो चीज़ें हैं जो बैक टू बैक होती हैं जब आग लगती है नाजिज्म में. जैसे कि पहला जो आपका फायर डिक्री आता है. अंडर द फायर डिक्री इट वाज सेड, बेसिकली हिटलर ने क्या किया होता है, हिटलर ने अंडर द नेम ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए होते हैं और एक परफेक्ट सर्कमस्टांस, एक परफेक्ट अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया होता है जहाँ पे he feels that now he can go ahead and establish himself as a dictator, right? तो ये enabling act वही एक्ट है 1933 की उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे फायर डिक्री के बाद उन्होंने अपने आप को क्या किया था, एक डिक्टेटर की तरह इस्टेब्लिश कर दिया था और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. ठीक है, सो enabling act is what enabled Hitler to sideline the parliament and rule by decree, which means rule by law, become the law and the dictator of Germany. I would also recommend you guys to write dictator of Germany over here
by kind of destroying the republic and democratic status of the country, because that was the enabling act. ये कुछ एक्ट्स है इस चैप्टर में, फायर डिक्री है, एनेबलिंग एक्ट है, जिनके बारे में अच्छे से हमें पता होना ज़रूरी है, काफ़ी रेलिवेंस रखते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है दैट हाउ डिड हिटलर राइज टू हिज पावर, उसमें एक पॉइंट ये भी आएगा, इसीलिए अलग अलग आंसर्स फॉर्म करने के लिए हमें ये सारे क्वेश्चंस के जवाब है, ये सारे फैक्ट, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the work entrusted to the International War Tribunal set up in Nuremberg after the war? तो ये जो ट्रिब्यूनल सेट हुआ था, बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में उसकी बात होती है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि दिस ट्रिब्यूनल हैड बेसिकली द जॉब टू आइडेंटिफाई द वॉर क्रिमिनल्स. ठीक है, द क्रिमिनल्स, द पीपल हु वर बेसिकली कमिटिंग क्राइम ऑफ हार्मिंग द ह्यूमन लाइव्स वॉर की आड़ में, है ना. तभी तो ये कुछ लोगों को पनिश करते हैं, सबको नहीं करते, क्योंकि ये और डेथ सेंटेंस भी नहीं देते, बिकॉज दे डिडंट वांट टू डू द सेम थिंग दैट द नाजीज हैड डन. तो ये जजमेंट लेकिन उनके एक्शन पे लेना बहुत ज़रूरी था, और ये ट्रिब्यूनल का काम वही था, राइट. सो इट वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम जब बता रहे हैं वॉर के नाम पे, तो उन्होंने क्राइम किया ही था, कई जगह जाके वॉर कर दिया, लड़ाइयाँ कर दी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करा दिया, वो सारी प्रॉब्लम थी. ये ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हाट दे वर कमिटिंग कॉन्स्टेंटली अंडर द नेम ऑफ वॉर एंड सूडो साइंटिफिक थ्योरी वाज अ जेनोसाइड. दे वर किलिंग मासेस ऑल टुगेदर, लोगों को भर भर के भीड़ में उनकी जान ली जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट कंसर्न, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. So genocide की वजह से they were to be punished for committing crimes against humanity. वॉर वाले इश्यूज हैं, और ये पीस वाला पॉइंट अगर आप मिस भी कर देते हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है. ये दोनों बहुत ज़रूरी है कि वॉर में जो उन्होंने किया है और जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट किया है, उसके लिए लोगों को पनिश करने के लिए, उन क्राइम्स को बेसिकली जस्टिस पे लाने के लिए इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया था. तो इन्होंने वो जजमेंट पास की थी. When did the Youth League of the Nazi was found? When was the league found? तो ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है. जो नाजी का यूथ लीग था was found in the year of 1922. हमें पता है यूथ लीग का क्या काम था, हमें पता है कि यूथ का की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा थी नाजिज्म में, नाजिज्म के टाइम पे. उनके लिए छोटे बच्चे कितने मैटर करते थे, स्पेशली द बॉयज़, because it was the boys he used to see as the future of the nation, to be able to fight and form the army, right? जो army form करने वाले थे. For the rest of the people, what was the scenario? For the rest of the people, it was very simple in his head. He was very clear with the idea कि बाकी लोगों का क्या काम है, औरतों का specifically, कि उनको बच्चे पैदा करने हैं, generation को आगे बढ़ाना है. That is the idea that he had in his head. The Youth League of the Nazis was founded in the year of 1922. Next question. What was the name given to separately marked areas where the Jews used to live? अब यहाँ पे आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बट ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे एरियाज थे जिन्हें डिमार्केट करके बाकी के एरिया से अलग कर दिया जाता था, और उन एरियाज में ही ज्यूज़ को रखा जाता था. ये जो एरियाज थे जहाँ पे ज्यूज़ को रखा जा रहा था स्पेसिफिकली, उनको क्या कहते थे? तो इनके अलग अलग नाम है. वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भी थे, गेटोज भी कह सकते हैं हम. आपके लिए बेटर होगा कि आप ये सब कुछ मेंशन कर दो, ताकि कहीं पे भी मार्क्स लूज करने की प्रोबेबिलिटी ना रहे. जब आपको ऑप्शंस दिया जाएगा तब वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप ऑप्शंस में देख लोगे कि विच वन एग्जैक्टली, क्योंकि आपको याद होगा द प्रोसेस ऑफ एलियनेशन ऑफ द ज्यूज फ्रॉम द सोसाइटी वर डिवाइडेड इन 3 स्टेप्स, जिसमें गेटोइजेशन वॉज वन ऑफ द स्टेप्स, है ना. एनिलेशन, गेटोइजेशन, ये सारे स्टेप्स थे. तो गेटोइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गेटो जो है बेसिकली एक डेडिकेटेड एरिया होती है जहाँ पे एक तरीके के लोगों को पनिशमेंट के तौर पे डिमार्केट करके ये लोग रख दे रहे थे, और वहाँ पे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी. अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भी लिखते हो तो टेक्निकली वो गलत नहीं है, ठीक है. जस्ट टू लेट यू नो, टेक्निकली दैट्स नॉट रॉन्ग. अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए तो आप ये बता सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे थे और वहाँ पे इन्हें रखा जा रहा था. इफ़ यू डोंट रिमेंबर द टर्म गेटोज एग्जैक्टली, but if you remember it, please do go ahead and mention both the terms. if it's a subjective question, हो सकता है कि 2 नंबर में पूछ लिया जाए. if not, तो आप 1 मार्क के लिए सिंपली गेटो को है मार्क करके आ जाओगे.
लेकिन यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू इज दैट दीज आर द टर्म्स जहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है जब आप रिविजन कर रहे हो। मैंने वन शॉट भी कराया है इस चैप्टर का, वहाँ पे इन सारी चीज़ों पे एम्फेसिस डाला है मैंने, तो उससे भी आप अपनी लर्निंग ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the USA show unwillingness to get involved in the Second World War initially? Why did it change its attitude afterwards? तो थोड़ा सा याद करते हैं, ब्रेकआउट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है हमने, है ना। वहाँ पे हमको क्या बताया गया था, पोलैंड से कहानी शुरू हुई थी, उसके बाद इस पे जब अटैक कर देता है जर्मनी, उसके बाद दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, फ्रांस आ जाता है और फ्रांस के साथ उनका दोस्त जो है ब्रिटेन हेल्प करने के लिए आ जाता है। इवेंचुअली दे ऑल्सो पोक द बिग बेयर, रशिया, राइट, पोलैंड की वजह से होता है और ये इमीडिएट कॉज था। वैसे तो ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह का जो एरिया वगैरह ले रहे थे और भी इन्वेजन कर रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन वहीं इन्वॉल्व हो गया था। बट देन विद द बिग बेयर, विद द पोलैंड इंसिडेंट गेट्स इन्वॉल्व और वो रशिया पे भी धावा बोल देते हैं और अपना ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों ओपन कर देते हैं और इसी वजह से जर्मनी लूज करता है, जो कि वॉर वो इनिशियली विन कर रहा था। अब यहाँ पे पहले यही थे, ये अलाइड पावर्स में बस इतने ही देश थे, यूएसए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अचानक से यूएसए क्यों आ जाता है, पहले जानते क्यों नहीं आ रहा था। तो ये पहला वॉर नहीं था, है ना, ये कौन सा वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। तो यूएसए ने पहले ही तबाही देख रखी थी, यूएसए हैड ऑलरेडी विटनेस्ड एवरीथिंग, यूएसए वाज वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द वॉर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, एंड दैट इज वाई यूएसए डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट अगेन। तो यूएसए अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, ह्यूमन लाइफ्स के लेवल पे हो, उन सब चीज़ों की वजह से दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस। प्लस द बिजनेस एंड एवरीथिंग वाज गोइंग रियली वेल फॉर देम, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश हो रहे थे। ब्रिटेन वगैरह देश जो है, जो पहले इतने स्ट्रॉन्ग थे बिफोर ऑल दीज वॉर्स, वो डिक्लाइन कर रहे थे और यूएसए प्रोग्रेस कर रहा था। उनके पास कोई वजह नहीं थी एज सच, लेकिन उसकी एटीट्यूड के बदलने के पीछे क्या है, अब ये देखो, ये बहुत छोटा सा मेंशन है हमारे किताब में, बट इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द रीज़न वाई दे स्टार्ट बेसिकली बीइंग अ पार्ट इज बिकॉज ऑफ द पर्ल हार्बर इंसिडेंट। वो कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन जापान क्या करता है, उनके पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। तो यूएसए अब वीक नहीं दिखना चाहता है ना, वो चुप बैठना चाहता है, वो क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा। और रिटेलिएट जब करेगा तो वो वॉर में अपने आप हिस्सेदार बन जाएगा और फिर क्या कर देगा, अलाइड पावर्स की तरफ से आ जाएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम कनेक्ट करेंगे, हमारे दिमाग में कनेक्ट करने में हमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर हम हमारा आंसर लिख देंगे। तो यूएसए हैड रेजिस्टेड द इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर बिकॉज इट वाज अनविलिंग टू फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। Along with economic problems, I think you should probably also mention the general consequences that the war had caused, because there is like a lot of stake. तो वो चाहते थे कि अलग रहे, because losing of human lives, economic crises, the final outcome, they just wanted to stay away from there based on their learnings from the First World War. लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते क्योंकि जापान जो है वो शांत नहीं रहता है। जापान ने बहुत तबाही करना शुरू कर दिया था। पहले उसने फ्रांस में जो इंडिया के और चाइना के जो वो थे कॉलोनीज थे, उस पर कब्जा करना चालू कर दिया। धीरे धीरे जो है यूएस और आपका ब्रिटेन, उनके कॉलोनीज पे भी, बेसिकली ईस्ट में जितने भी कॉलोनीज थे ना, जापान हर जगह घुसने लग गया था। उसके बाद उसने क्या किया, आगे चल करके हिटलर को ट्राई पार्टी एक्ट का हिस्सा बन जाता है, तो दैट गिव्स इट अनदर रीज़न टू बी टारगेटेड। लेकिन ये जो पर्ल हार्बर वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी वजह से द यूएस कुडंट स्टे बैक एंड दे हैड टू एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर to basically protect and retaliate and show that they're not going to be quiet if they are attacked. They had to give them and teach them a lesson and give it back to them कि भैया बस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है. The war ended in the May of 1945, in fact, when the US dropped the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki. तो US शुरुआत से आता नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वॉर जो ख़त्म किया है वो US ने किया है. तो बच्चे, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन लग सकती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर दूँ कि जर्मनी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, बट जापान बहुत लंबे समय तक चलता जा रहा था वॉर में। वो फाइनली तब शांत हो जाता है और गिव अप कर देता है जब हिरोशिमा एंड नागासाकी वाली इंसिडेंट्स होती है और उन्हें लगता है कि अब इस वॉर में सिर्फ डिस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं रह गया, लोगों की सिर्फ जानें जाएंगी और बहुत लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन होगा। उससे बेटर है
कि इस वॉर को अब थोड़ा सा छोड़ दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Treaty of Versailles was humiliating for the Germans. Give 3 examples in support of your answer. तो हमें याद होना चाहिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी 2 ब्लॉक्स थे. हमारे पास एक तरफ अलाइज थे और एक तरफ हमारे पास एक्सिस नहीं, सेंट्रल पावर था, सॉरी 1 सेकेंड. एक तरफ हमारे पास सेंट्रल पावर था, ठीक है, करेक्ट. अब यहाँ पे अलाइज जो थे हमारे, वो कौन थे? फ्रांस, सेम गाइस, ब्रिटेन, रशिया, यूएस, मेजरली वो सेम ही लोग हैं इस वक्त. हालांकि जापान इधर सेंट्रल पावर में नहीं था. यहाँ पे जर्मनी आ जाती है, ऑटोमन एम्पायर आ जाता है, रशिया एंड ऑस्ट्रिया आ जाती है. ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो रीजन है वो आ जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो अगेन ये हार जाते हैं. दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी ये ब्लॉक हारता है, ये जीत जाता है, अलाइज जीत जाते हैं. और यूएस दोनों ही जगह उनको एंड में जो है बिल्कुल हीरो की तरह आके कहीं ना कहीं सेव करता है. दोनों केसेस में, दोनों वॉर्स में बेसिकली काइंड ऑफ ऐसा ही हुआ है. अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्यों साइन की जाती है? जब वॉर खत्म होता है तो एक ट्रीटी साइन की जाती है वॉर लॉसेस को कवर अप करने के लिए, है ना, एंड टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल हु वर बिहाइंड द वॉर. वैसे तो काइंड ऑफ जर्मनी ने ही शुरू किया था. तो हमारे पास ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में हमने क्या देखा, क्योंकि ये जो अलाइज है, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती नहीं थी या उन्होंने वॉर में जो है लोगों को लॉसेस नहीं कराए, लोगों की जानें नहीं ली या दूसरे कंट्रीज़ को लॉस नहीं कराया या उन्होंने अपने एंड पे नहीं किया. बट द पॉइंट इज दे वर द विनर्स एट द एंड ऑफ द डे. एंड द प्रॉब्लम इज दैट द विनर विल गेट इट्स वे आउट. विनर फिर जब जो कहने लगता है, लूजर्स को उसके पीछे की बात माननी पड़ती है, उनका अपना स्ट्रॉन्ग से नहीं रह जाता है. एंड द सेम प्रॉब्लम हैड हैपेंड विथ जर्मनी एज वेल. जर्मनी के साथ भी सेम इशू, सेम प्रॉब्लम हो गया. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो 3 एग्जाम्पल हमें बताने हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से क्या हुआ था. तो जब बच्चे ये वॉर ख़त्म होता है तो एक ट्रीटी साइन की जाती है इस बात की एश्योरेंस लेते हुए कि जर्मनी ने जैसे ये वॉर शुरू किया था वो दोबारा नहीं करेगा और ऐसी हरकतें नहीं करेगा. और वो चाहते थे कि बहुत स्ट्रांगली जर्मनी को जो है दबा दे कि आगे दोबारा ऐसी हरकत ना हो. तो इसके लिए क्या चीज़ें की गई? डिसआर्मामेंट, है ना, जैसे बोल दिया कि आपके पास अब कोई आर्मी नहीं रहेगी, वी आर स्ट्रिपिंग ऑफ योर आर्मी, अब आपकी आर्मी नहीं रहेगी, ठीक है. वॉर रेपरेशंस, वॉर रेपरेशंस क्या है कि जितना आपने हमारा लॉस कराया है वो सारा पैसा हमको वापस दो. और बच्चे, लॉस तो इनका भी हुआ था क्योंकि वॉर तो ये भी लड़ रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है कि घर पे बैठे हुए थे, तो पैसे तो इनके भी खर्च हो रहे थे. फिर बहुत सारे जो कॉलोनीज थी इनकी और बहुत सारा एरिया जो था इनका वॉज टेकन अवे, जैसे कि रूर हो जाता है, राइनलैंड, अल्टीमेटली ये सारे जो मनी मेकिंग प्लेसेस थे, जो रिसोर्सफुल प्लेसेस थे, फ्रांस छीन ले रहे हैं इनसे कि जब तक पैसे नहीं दे रहे हो ये जगह तो मेरी है, मेरा है. तो ये बेचारे क्या करेंगे? ऐसे सारी चीज़ें, इम्पोजिशंस इनके ऊपर लगाई जा रही थी, ऐसे सारी चीज़ों को इनके ऊपर जो है फेंक दिया जा रहा था. तो बहुत दिक्कत हो रही थी और ये इसको बहुत ह्यूमिलिएशन की तरह ले रहे थे कि हमें इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल माना गया है, हमें इतनी सारी पनिशमेंट्स दी जा रही है. तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है और इसी की वजह से तो हिटलर जो है बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं इसको डिसरिस्पेक्ट की तरह. तो आपको ऐसे कोई भी 3 कंडीशन बताने हैं, ठीक है. तो जैसे कि हमें पता है कि दे लॉस देयर कॉलोनीज, मैंने आपको बताया है ना, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ कोल. फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया सब चला जाता है. जो भी एरियाज इन्होंने वॉर के टाइम कॉन्कर किए थे वो उनसे छीन करके फ्रांस ले जाता है, ठीक है. एलाइड पावर्स ने डीमिलिटराइज कर दिया था इनको, जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्रिप ऑफ द मिलिट्री, कि अब आपके पास ना आर्मी रहेगी, ना फोर्सेस रहेंगे, ना आप ऐसा कुछ अटैक करोगे, तो ख़त्म करो. वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया जाता है जर्मनी पे और बोला जाता है कि जितने डैमेजेस कर रहे हैं, डैमेजेस का मतलब फिनेंशियल डैमेजेस, इकोनॉमिक डैमेजेस, वो आप इनको पे बैक करो.
उनको कॉम्पनसेशन जो मैंने आपको बताया रेपरेशन जो है वो 6 बिलियन का दे दिया जाता है पे करने के लिए। ठीक है, अलाइड आर्मीज ने उनके रिसोर्स रिच राइनलैंड को भी आगे चल के ऑक्यूपाई कर लिया, रूर भी ले लिया। तो ये सारी चीज़ों में से आप 3 चीज़ बताओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली 3 पूछा गया। अगर आपने 3 क्लियर पॉइंट्स दे दिए 3 एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप बता सकते हो कि क्यों ये जो ट्रीटी में जो भी चीज़ें बताई गई वो बहुत हार्श थी जर्मनी के ऊपर, और कहीं ना कहीं बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी, और इसीलिए जर्मनी ने गिव अप कर दिया एंड वाज नॉट रेडी टू गो अहेड विद इट। ओके, नाउ बच्चों प्लीज मेक श्योर दैट Imbibe app is downloaded on your phone, because a lot of sessions like these are actually happening over there consistently. हम हमेशा आपके लिए लाइव सेशंस कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक क्लास के लिए। तो ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कर लीजिए आने वाले सेशंस के लिए, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन द फन एंड द ग्रेट इंटरेक्शन दैट हैपेंस ऑन द ऐप। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, अगर आपके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, बच्चे हैं, आप आगे करना चाहते हो, तो अब जो है आपको इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि स्कूल में जाकर के अब सीधे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है और अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है प्रैक्टिस करने का, सिर्फ बुक में पढ़ के वो फील नहीं आती है, बिकॉज यू कैन सिंपली गो अहेड एंड वर्चुअली प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एंड Imbibe लेंस की पावर तो हमने देख ही ली है, हमने समझ ही लिया है, हाउ ऑसम एंड कूल इज दैट, राइट? Moving on to the next question. The First World War left a deep imprint on European society and polity. Support the statement with 3 examples. अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट था उसका बहुत ज़्यादा बड़ा असर था यूरोप पे, ये आपको समझाना है। तो हम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के पर्सपेक्टिव में इसको समझा सकते हैं, हम जर्मनी का एग्जाम्पल लेकर के समझा सकते हैं, हम जो है जो हमारा द ग्रेट डिप्रेशन हैड हैपेंड विच वाज आल्सो इफेक्ट ऑफ दैट, वो समझा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो कितनी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और उसकी वजह से कितने सारे रिजल्ट्स होते हैं, इवेंट्स। ऐसे किसी भी तरीके के चीज़ों को लेकर आप बता सकते हो। आप यूएसए का एग्जाम्पल बता सकते हो कि कैसे यूएसए वाज सो अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस of what the World War I was and didn't want to go ahead and participate again into something like that. एक additional supporting point उससे भी बन सकता है। तो फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, जैसे अब इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रही थी राइट कि यूएस जो है और भी क्यों नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि यूएस ने रियलाइज़ कर लिया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती हैं। वेयर एज जो देश थे जैसे कि ब्रिटेन बच्चे वर्ल्ड वॉर 1 के पहले वॉज रूलिंग द वर्ल्ड, है ना, ये क्या कहते थे, ये क्रेडिटर्स थे। वैसे ही सिमिलरली फ्रांस भी था, काइंड ऑफ जर्मनी भी था, इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग, लेकिन जर्मनी की हालत कितनी ही बुरी हो गई थी, उनको यूएस से पैसे लेने पड़ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता, उनकी हालत तो बहुत ही बुरी हो जाती। तो जहाँ पे वो क्रेडिटर थे, जहाँ पे वो पैसे दिया करते थे, पहले इतने सारे कॉलोनीज़ को कंट्रोल किया करते थे, इतने रिसोर्सफुल थे, इतने रिच थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी चीज़ करी, वहाँ पे वो डेप्टर्स बन जाते हैं, यानी कि पैसे देने की जगह अब वो खुद उधार में आ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्जर्स जो है वो धीरे धीरे आर्मी खत्म होने लग जाती है। द वॉर केप्ट ऑन हैपनिंग इन सच अ वे दैट द सिविलियंस हैड टू टर्न इनटू सोल्जर्स। इसकी वजह से क्या होगा, वर्किंग पॉपुलेशन पे भी असर आएगा, वर्किंग पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो चले जाएंगे आर्मी में, उनमें से कई लोग दे विल लूज देयर लाइफ, दे प्रॉबली विल बी victim of the war, they'll probably not be 100% physically fit anymore or mentally fit anymore to do the jobs further ahead. तो वर्किंग पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा, तो आगे चल करके फिर काम कैसे बनेगा, पैसे कैसे बनेंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स प्लेस्ड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ मेन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन। तो मीडिया क्या कर रही थी, मीडिया तो है ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रही थी, बट लोग नहीं कर रहे थे, सोल्जर्स नहीं कर रहे थे। सोल्जर्स वर एब्सोल्युटली traumatized from what they had to experience in the war and they were living with these traumas. Aggressive war propaganda चल रहा था, पॉपुलर सपोर्ट आ रहा था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए, क्योंकि ये इफेक्ट ये जर्मनी स्पेसिफिक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा जर्मनी का एग्जांपल लेकर बता सकते हो कि आउटकम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड, उन्हें लगने लग गया था कि शायद डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, एक डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ चाहिए। तो लोगों का दिमाग इतना पलट चुका था वॉर के इफेक्ट के बाद कि अब वो सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहते थे और उस चक्कर में अपने फ्रीडम तक को देने को तैयार थे, रियलाइज नहीं कर रहे थे व्हाट दे वर आस्किंग फॉर। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कि डेमोक्रेसी अभी पूरी पूरी स्टैब्लिश नहीं थी, बट द वॉर, आइडिया ऑफ वॉर and protecting yourself and establishing yourself as a winner in the war was so strong in the hearts of the people that they were ready to toss democracy for just survival in the interwar Europe. ठीक है, इसके साथ we can also add इसमें additional point एक और हम add कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक क्राइसिस का. आप बता सकते हो कि कैसे countries like Britain and France were not able to get back their position in form of manufacturing and capturing the trade again because they were during the war busy in only producing war related stuff, and because of that they were replaced in the international market. Because of that also they couldn't recover economically. Unemployment was a big problem, hunger was a big problem, there was a lot of mass destruction that the war had caused, and there was a lot of crisis that was happening in the entire continent. It took a very, 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 very long period for the entire continent to overcome that and be in the place where they finally could be, to kind of be at ease. तो जैसे आप बता सकते हो कि जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है एज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द वॉर. देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक लोड ऑन देम बिकॉज ऑफ द वॉर रेपरेशंस. सो टेक फ्यू एग्जांपल्स, डू अ मिक्सचर, बिकॉज देखो हमें समझना ये है कि हमसे पूरे कॉन्टिनेंट की बात पूछी जा रही है, तो हम सिर्फ जर्मनी स्पेसिफिक भी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ब्रिटेन और फ्रांस दोनों का बताएंगे, थोड़ा सा जर्मनी का बताएंगे, थोड़ा सा इन जनरल यूरोप का प्रॉब्लम बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, सोल्जर्स वाली इशू, ये सब कुछ बताएंगे. ठीक है. एंड व्हाट वर द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, द सिटीजन्स, हाउ दे वांटेड टू एस्टैब्लिश themselves as winners at any cost, no matter what. List the communities which were classified as undesirable in Nazi Germany. तो हमें पता है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 मार्क्स में नहीं पूछने चाहिए, बट अगर उसमें भी पूछा जाए तो मैं आपको तीनों का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. अगर सिर्फ 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप ये बताओगे कि हाँ ठीक है, द ब्लैक्स, द ज्यूज, द जिप्सीज, है ना, ये सारे कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको वो ऐसा मान के चल रहे थे कि भगाओ इनको, ये सबसे नीचे फॉल करते हैं. 3 नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा सूडो साइंटिफिक थ्योरी के बारे में हम मेंशन कर देंगे. सिर्फ इतना बोलेंगे कि दे हैड कम अप विद अ सूडो साइंटिफिक थ्योरी बेस्ड ऑन विच दे यूज्ड टू फील that there was a racial hierarchy and the people at the bottom were undesirable and will be eliminated eventually by nature. So they might intervene and do it on behalf of the nature, and the communities were of the blacks, the Jews, the gypsies, etc. अब ये 5 नंबर के लिए आता है तो सूडो साइंटिफिक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे आप. ये एक थ्योरी थी जो आपका हिटलर ने बनाई थी, चार्ल्स डार्विन से इंस्पायर हो रहे थे, हर्बर्ट स्पेंसर से इंस्पायर होकर के. उन दोनों के इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को उन्होंने इन सारी चीज़ों को मोल्ड कर लिया अपने हिसाब से और एक ऐसा आइडिया बना लिया कि एक रेशियल हायरार्की होती है जिसमें कुछ लोग जो है कमज़ोर होते हैं और वो अपने आप, जैसे कि हैंडीकैप्ड वगैरह लोग भी थे, तो आप वो सब मेंशन करोगे, वो अपने आप जो है नेचर उन्हें एलिमिनेट कर देगा बिकॉज दिल बी वीक एंड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. Now he wanted to have create a society where people were strong enough to be able to get through. So he decided that why to wait for the nature to do it and take the matters in his own hands. The communities that, according to him, fell at the bottom of the hierarchy were that of the gypsies, of the Jews, of the blacks, of the handicapped. He feel were not capable enough to be able to sustain ahead in the future, whereas the Nordic Aryans, according to him, were the strongest. तो ऐसे करके 5 मार्क में हम इसको बहुत लंबा एक्सप्लेन कर सकते हैं सारे फैक्टर्स को बता करके. तो यहाँ पे हम बता भी देंगे. हालांकि यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बोला गया है कि लिस्ट करके बताओ कि कौन से लोग थे जो अनडिजायरेबल थे. तो हमें पता है कि कम्युनिटीज जो अनडिजायरेबल थी वो ज्यूज थी. जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन जर्मनी, दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रेशियली inferiors when it came to the biological purity of the superior Aryan race. Then we had the Russians and the Poles, who were also considered to be subhuman and hence undeserving of any humanity. Not just that, bacha, apart from the Russian and the Poles, there were also the handicapped people, which he felt if they were disabled mentally, physically, any which way, Hitler would feel that they were undesirable and hence would not be able to sustain ahead and should be eliminated out of the society. Highlight the 5 events of 1933 that led to destruction of democracy in Germany. You remember in the beginning of the session when we spoke about the Enabling Act, I told you that it is a very important question and there is a high possibility that you will get a question where you would be asked to explain the rise of Hitler,
द इवेंट्स दैट लेड टू द राइज ऑफ हिटलर, दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये अलग तरीके से पूछा गया है। आपको बोला जा रहा है कि 1933 में जो इवेंट्स हुए थे उनको हाईलाइट करिए। इस सवाल को पूछने का एक दूसरा तरीका ये है कि हाउ डिड हिटलर रोज टू द पावर, हाउ डिड थिंग्स हैपेंड, हाउ इट हैपेंड फॉर हिम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा जवाब है। 1933 में क्या इवेंट्स हुए थे? 1933 में हम देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में जो नाजी पार्टी है उनको काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं, वो जीतते हैं। ठीक है, दे गेट वेरी हाई वोट्स। फिर हम देखते हैं कि हिटलर क्या बन जाता है, हिटलर बिकम्स द वाइस चांसलर। अपने जैसे जैसे भी करके वॉज पॉसिबल फॉर हिम बट ही मेक्स इट हैपन। उसके बाद हम देखते हैं कि फायर जो है ब्रेकआउट होता है पार्लियामेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, जिसकी वजह से हिटलर को परफेक्ट मौका मिलता है। अब ये बहुत ही, अब ये ज़रूर बताओगे कि ये बड़ा सस्पिशियस फायर था, पता ही नहीं चला कहाँ से हुआ। शक हमारा एक ही इंसान पे जाता है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला इससे। इन्होंने क्या किया, फायर डिक्री लगा दी, लोगों के जो राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए, कब तक के लिए कुछ बताया नहीं, अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया। अब ये परफेक्ट सिनेरियो अपना क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया, इनेबलिंग एक्ट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इनेबलिंग एक्ट लगा दिया। तो आपको 5 इवेंट्स को हाईलाइट करना है, 5 डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है, एक जगह पे लिख लिख करके भी जो है आप समझा सकते हो। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इवेंट्स बताए गए। तो हम देखते हैं कि चांसलरशिप जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग क्या करते हैं, हाईएस्ट पोजीशन जो कैबिनेट की होती है वो हिटलर को दे देते हैं। इसकी वजह से हिटलर क्या है, डेमोक्रेटिक रूल को डिसमेंटल करने के पावर में आ जाता है। अब उसके पास प्रॉपर वेपन्स बन जाते हैं। फिर एक मिस्टीरियस फायर जो है वो ब्रेकआउट कर जाएगी, फिर फायर डिक्री आ जाएगी 27 फरवरी को। और उसके बाद क्या होगा, कम्युनिस्ट जो उनके एनिमीज थे, ही विल स्टार्ट पनिशिंग देम। दिस वुड एक्चुअली बी आफ्टर, दिस वुड बी लेटर। पहले आप बताओगे 3 मार्च को इनेबलिंग एक्ट लगा करके ही डिड दिस, ही फिगर्ड आउट। अगर आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि इसके पहले जो है इलेक्शंस हुए थे, एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हो कि इसके पहले जब इलेक्शंस हुए थे तो हिटलर की पार्टी हार गई थी, बट यहाँ इलेक्शंस में they do pretty well. Okay, describe what happened to Germany after its defeat in the First World War. बच्चों ये सवाल बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू द क्वेश्चन वेयर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज टू बी एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा दिमाग अभी बहुत डिस्कशन में नहीं लगाएंगे। आपको सिंपली ये बताना है कि इनको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन करवाया जाता है। आप ये बताओगे कि यहाँ पे जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आती है। ठीक है, जो ट्रीटीज ऑफ वर्सलीज एक्सेप्ट करके नवंबर क्रिमिनल्स कहलाए जाने लग जाते हैं। तो सोशल एस्पेक्ट में हम ये चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफीट के बारे में बात हो रहा है। तो आप दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मेंशन करना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन मतलब छूट ना जाए, सो दैट कहीं आपके टीचर अगर लुक फॉरवर्ड कर रहे हो उस एक्सप्लेनेशन के लिए तो उनको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले। यानी कि हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों चेंजेस की बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आ गए, क्योंकि वॉर हार गए थे। ठीक है, तो आपका जो है मोनार्की ख़त्म हो जाती है, एक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट होती है और अभी नई गवर्नमेंट जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बन करके आती है। और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था बिकॉज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज उन्होंने साइन कर दी थी। इसकी वजह से अपने ही लोग उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोलने लगे, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, विच वॉज पेविंग द वे फॉर डिक्टेटरशिप लाइक कंडीशंस फॉर हिटलर। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी नो इज़ कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन होती है और इस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से जो इशू होता है वो अलग। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के कंडीशंस की बात कर सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के कंडीशन की वजह से। दे हैड टू पे द मनी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, प्रोडक्शन नहीं रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। ये सारे इफेक्ट किसके, ये सारे इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंटर होता है, अलाइज डिफीट कर देती हैं सेंट्रल पावर्स को, जैसे मैंने बात किया है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन होता है जहाँ पे ये कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं। अलाइड पावर्स जो है जर्मनी को डीमिलिटराइज कर देती हैं, उनको वॉर कॉम्पनसेशन पे करने पे मजबूर किया जाता है और रायलैंड और रूर को ले लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था मोस्टली ये कंडीशन पूछा जाएगा, बट डू अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के कुछ कंडीशंस आप बताओगे
जैसे यहाँ पे इतने डिटेल नंबर्स में लिखने के जगह कि आप ये बता सकते हो कि इट लॉस्ट इट्स टेरिटरीज, आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज, कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है, इट वाज डीमिलिटराइज्ड एंड वाज फोर्स्ड टू पे कॉम्पनसेशन, वॉर रेपरेशंस व्हिच पुट देम इन अ लॉट ऑफ लोड, लाइक 6 बिलियन वाज अ ह्यूज मनी। उसके ऊपर आप हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर दो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था, दे वर फोर्स सो मच दैट दे स्टार्टेड प्रिंटिंग द मार्क्स ऑन देयर ओन व्हिच अल्टीमेटली लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन टिल यूएस केम टू हेल्प इन। You can talk about that how monarchy came to an end and the provisional government was established, but how people were not really happy with the government, which ultimately paved the way for dictatorship. तो ऐसे सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट यहाँ से, ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चे ने हर एस्पेक्ट में आंसर किया है, हर तरीके से आंसर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 फॉलोइंग टर्म्स, लेबेंसड्रॉम, रेशियल स्टेट एंड ह्यू फोक। तो बच्चे लेबेंसड्रॉम तो जो लिविंग स्पेस का कॉन्सेप्ट था उसके पर्सपेक्टिव से आप समझाओगे। रेशियल स्टेट हमें पता है कि they were trying to basically form a state which was based on the racial hierarchy which was created on the pseudo scientific theory of हिटलर, ठीक है। एंड ह्यू फोक वाज द ऑर्गेनाइजेशन, यूथ वाले टर्म्स में आप समझाओगे। तो आप देखो थोड़ा अच्छा से बताना है। इट वॉज एन एस्पेक्ट ऑफ हिज आइडियोलॉजी, क्योंकि अगर ये 3 मार्क का है तो मेक श्योर इतना बड़ा नहीं तो एटलीस्ट गुड 2-3 लाइनर्स एक्सप्लेनेशन यू आर गिविंग। लिविंग स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली ये कहता है कि जो नए टेरिटरीज हैं जो जर्मन्स को बिलोंग करते थे वो उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए। रेशियल स्टेट यही है कि उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे रेशियल एक्सक्लूसिविटी रह सके और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है ऑफ द आर्यंस, द डिजायरेबल, वो रहे एंड द अनडिजायरेबल्स आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ देयर। एंड देन द ह्यू फोक विच वाज नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था टू एडुकेट द जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10-year-olds had to enter this place. At 14, they would then go ahead and join the Nazi youth organization. Next question. Explain how the fragility of the Weimar Republic led to the rise of Hitler. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल में डिस्कस किया था, if you remember, जहाँ मैं आपको बता रही थी कि the conditions after the war were so sensitive that it wasn't clear that how the Weimar Republic, the provisional government that was there, which was in fact elected by the people after the monarchy did got destroyed post the war, how will it sustain itself? तो आपको यही बताना है कि कैसे इनके अगेंस्ट बहुत अपराइजिंग्स हो रही थी, what were the problem that they faced। तो इनके साथ फ्रेजाइल होने के पीछे की वजह क्या थी? सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन किया और लोगों ने इनको नवंबर क्रिमिनल्स की तरह मान लिया। ये इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ हो जाती है ग्रेट डिप्रेशन की, क्योंकि उसके बाद लोगों के पास नौकरी नहीं थी। पीपल वांटेड समथिंग स्ट्रॉन्ग टू हेल्प देम आउट, बट व्हाट वर दे डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर अ रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट। तो ये सरकार बना रहे थे, गिरा रहे थे, आपस में ही खेलने में लगे हुए थे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, ये क्या करते थे, इमरजेंसी जब मन होता था इम्पोज करते थे। जब इनको लगता था कि कंडीशन हाथ से बाहर जा रही है, इमरजेंसी इम्पोज कर दिया, लोगों को बोल दिया आपके राइट सस्पेंडेड है, अब आप ये कोई प्रोटेस्ट कुछ नहीं कर सकते हो। अब इसकी वजह से क्या होने लग गया, पीपल फेल्ट बेसिकली दैट देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट and they started looking for a Messiah who turned out to be Hitler, because they believed that democracy was a new concept and very much fragile for them, because they had just become democratic from monarchy and they believed that maybe a dictator, a strong defender of the country was required। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, वाइमार रिपब्लिक के अगेंस्ट में एक्ट करती हैं, उसे कमज़ोर बनाती हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स है। आप इनमें से किसी भी 4-5 पॉइंट को जब अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो एक अच्छा 5 मार्क का आंसर हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो पीस ट्रीटी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की साइन की जाती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल शुरुआत में, बिकॉज दैट्स राइट इन द बिगिनिंग, राइट, क्योंकि इसकी वजह से वाइमार रिपब्लिक को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों ने चुना था बट नाउ दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। दे वर ब्लेमिंग for all the disrespect, humiliation and the changes happening, all the sufferings happening in the Germany, they were blaming the Weimar Republic for that,
ठीक है, और उनको नवंबर क्रिमिनल्स बुलाने लग जाते हैं। इसी वक्त नाजी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जो अपने स्टेट को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो जहाँ पे एक इंसान ने इतना एक एक गवर्नमेंट ने इतनी सारी ह्यूमिलिएशन डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, वहीं पे कोई कह रहा है नहीं ये गलत है, ग्लोरीफाई करो, हमारा स्टेट तो सबसे महान है, हम नौकरी देंगे, हम लोगों को बचाएंगे। तो लोगों को वहाँ से उम्मीद आने लग जाती है। ठीक है, अनपॉपुलैरिटी उनकी वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है। हिटलर उसके पीछे अलग से काम में लगा हुआ था। हिटलर वॉज अ वेरी ग्रेट ओरेटर. He would say that he's going to give people power and relief from all the problems. Soldiers नहीं बनाएंगे. बट इसके साथ साथ डू टॉक अबाउट द फैक्ट कि ग्रेट डिप्रेशन आता है। ठीक है, वो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम हिटलर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है ये, अच्छा आंसर है, लेकिन इसके ऊपर से वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। वाइमार रिपब्लिक के साथ इश्यूज बताओ। वाइमार रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पे नवंबर क्रिमिनल्स बन गए। ग्रेट डिप्रेशन में ज़्यादा एक्टिवली लोगों के लिए कुछ किया नहीं, ना उसके पहले किया था, दे वर ओनली ऑन द लूजिंग एंड। ठीक है, उसके बाद वो जो है रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट होने की वजह से जो उनकी पूरी सीट्स थी कोलिशन बनाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, स्टेबल ही नहीं रह पाते थे, खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे। जब मन होता था उस एक्ट को इनेबल करके इमरजेंसी इम्पोज कर देते, तो लोग उनसे बहुत अनसेटिस्फाइड और नाराज थे। एंड देन कम्स हिटलर। तो इसको कंक्लूजन बनाओ कि हिटलर ने कैसे अपना मूवमेंट चालू कर दिया, हाउ ही वाज अ ग्रेट ओरेटर, how he would glorify the country and what it could achieve, the people of it, which started giving a new hope, and plus democracy was a new fragile thing idea in people's head. So people started looking forward to whatever Hitler would do in a dictatorship. Okay? How were the schools in Germany cleansed and purified under the Nazi rule? तो स्कूल्स में यूथ के साथ क्या चल रहा था? क्लेंजिंग का पर्पस तो कहीं पे भी सिंपल था कि ज्यूज को हटाना है। तो पहले तो इन्होंने ज्यूस टीचर को हटाया ताकि उनका इफेक्ट, उनकी टीचिंग कहीं से भी बच्चों पे पड़ ना पाए। दूसरा, इन्होंने क्या करना शुरू किया, पहले एक ही स्कूल में ज्यूस बच्चों को और आर्यन जो बच्चे थे, जो जर्मन बच्चे थे, उनको अलग अलग पढ़ाना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा अब हमको चाहिए ही नहीं ये बच्चे यहाँ पे, टीचर्स और बच्चे दोनों को बाहर निकालो। तो क्लेंसिंग का पर्पस वो था। दूसरा, इन्होंने पढ़ाई में बहुत सारे चेंजेस लाए। बच्चों को बचपन से ही ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया कि वो ट्रेन हो रहे थे फिजिकली टू बी रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ आर्मी इन फ्यूचर। कॉम्बैट सीखना, स्पोर्ट्स में रेसलिंग सीखना, ठीक है, उनको सिखाया जा रहा था टू बी अग्रेसिव, टू बी हार्टेड, बिकॉज दैट्स व्हाट अ मैन वाज सपोज्ड टू बी, हैव नो इमोशंस। द बुक्स वर चेंज्ड, द करिकुलम वाज चेंज्ड, और बचपन से ही उनके अंदर जो है माइंड वॉशिंग मैनिपुलेशन की जा रही थी, जहाँ पे बहुत सटल तरीके से ज्यूस के अगेंस्ट और हिटलर के फेवर में चीज़ें बताई जा रही थी। तो ये सारा क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन ऐसे होता है, और वैसे चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करते हैं, बिकॉज दीज वर द चिल्ड्रन हु वर गोइंग टू बी द आर्मी इन द फ्यूचर फॉर हिटलर। So these children mattered a lot for him. So all schools were cleansed and purified, यानी कि टीचर्स जो ज्यूस थे, ठीक है, या जो कहीं से भी पॉलिटिकली अनरिलायबल लगते थे, किसी से भी जब थ्रेट फील हुआ अगर इनको जर्मन्स को, तो उनको लगता था इनको हटाओ यहाँ से, इनको कटाओ यहाँ से। ठीक है, चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड। जर्मन्स और ज्यूस को पहले साथ नहीं बैठाया जा रहा था। धीरे धीरे अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जिप्सी है, ब्लैक है, ज्यूस है, उनको स्कूल से ही बाहर निकाल दिया गया। टीचर्स को तो पहले ही निकाल दिया था। 1940s में उनको गैस चैम्बर्स में ले जा करके उनकी प्योरिफिकेशन के नाम पे क्लेंजिंग कर दी जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, उनको बचपन से बच्चों को लॉयल और सबमिसिव होना सिखाया जा रहा था। हिटलर को वर्शिप और ज्यूस को हेट करना सिखाया जा रहा था। स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था ताकि वायलेंस, अग्रेशन उनके अंदर आ सके। तो एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग विथ द बॉयज़, वो आपको यहाँ पे समझाना है स्कूल्स के मामले में। In my state, the mother is the most important citizen. Discuss the statement made by Hitler. अब हम बात करेंगे औरतों की और लड़कियों की। उनको कैसे देखा जाता था? तो लड़कियों को सिर्फ एक चाइल्ड बेरर एंड अ केयर टेकर ऑफ द फैमिली के तौर पे देखा जाता था। They were seen as of no other importance. Why he believed the mothers were important? Because they would have given the pure race children to the society. That is why, according to him, they were so important. So when he says this, आप इसी की बात करोगे। अब ये हमारे 2 पॉइंट्स में होंगे। अब ये अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हम बाकी के 3 पॉइंट में क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि जिन औरतों को अगर वो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को बर्थ देते थे, यानी कि इफ दे वुड गेट मैरिड टू अ ज्यू और एनी वन ऑफ द अनडिजायरेबल, उनके पूरे फैमिली को पनिश किया जाता था। They had to shave their heads, black their face and have a placard that shame लिख करके they were made to walk, humiliate किया जाता था। Women who were giving births to pure race were rewarded. जितने ज़्यादा बच्चे हो उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होता था। तो गोल्ड क्रॉस, सिल्वर क्रॉस, ब्रॉन्ज क्रॉस की बात करोगे
उनको और ज़्यादा इंकरेज करने के लिए बच्चे व्हाट वाज गिवन, दे वर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, उनके हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट को सस्ता कर दिया जाता था, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूज टू हैपन। तो हमें ये समझना है कि क्यों मदर्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इन द हिटलर्स वर्ल्ड, ठीक है। तो थ्रू दो हिटलर सेड दैट this is what he meant for the mothers were not treated equally, because we know the race is what mattered. Women who bore racially desirable children were awarded, with those who bore racially undesirable children, they were punished. Women who would have undesirable children were entitled to who would have desirable children were entitled to privileges and rewards. Special treatment दिया जाता था हॉस्पिटल में, कंसेशन दिया जाता था शॉप्स में, थिएटर टिकट्स, रेलवे फेयर्स, क्रॉसेस की बात ज़रूर करना क्योंकि वो रिवॉर्ड्स उनको स्पेशली दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the steps taken by Hitler as chancellor to deal with economic difficulties? Which two things symbolize the economic recovery of Germany? So first of all, he focused on basically generating employment more and more. The idea for him, the two things that he basically focused on in order to generate the employment was, first of all, he focused on construction of roads, infrastructure development, ठीक है, जर्मन के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ज़्यादा किया। फिर उसने कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर शुरू कर दिए। फोक्स वैगन के बारे में हम जानते हैं, वैगन क्या होता है, वैगन इज़ अ कार, और फोक्स मतलब पीपल, तो लोगों की जो कार है उस पर फोकस किया। He started focusing on unemployment and decided that he is going to fight this problem. तो ये सारे इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स देनी शुरू की। तो ये जो और एंड ऑफ कोर्स हैमाशात को ला करके जो इकोनॉमिस्ट थे, उन इकोनॉमिस्ट को हायर किया। ही मेड श्योर दैट देयर वाज अ प्रोफेशनल, देयर वाज समबडी हु हैड द एक्सपर्टीज to resolve this problem and have a plan where he could go ahead with the development of the country and not compromise on employment of the people. ठीक है, तो पहले he assigned the responsibility to Hammarskjöld, जिसका काम था फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट देखना, और ये स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स, यानी कि वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही थी और सरकार जो है वो फंड कर रही थी इससे। हिटलर chose as the way out इस इकोनॉमिक क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए पहला एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, और ऑफ कोर्स द जर्मन हाईवेज एंड द पीपल्स कार फोक्स वैगन। तो ये हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतने में ही आपको आराम से 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। दिस सीम्ड मोर लाइक अ 3 मार्कर क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। बच्चों ये हमने काफ़ी बार 2 तरीके से डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर हमें पहले ही पता है कि कॉलोनीज लूज होती हैं, टेरिटरीज लूज होती हैं, आयरन कोल प्रोडक्शन एरियाज लूज होते हैं, जर्मनी की मिलिट्री को हटा दिया जाता है, उन पे गिल्ट क्लॉज लगा के वॉर रेपरेशंस लगाया जाता है 6 बिलियन का, और अलाइड फोर्सेस जो है उनके रिसोर्स रिच एरियाज को भी ले जाती हैं, और इसके अलावा भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होता है, बहुत ज़्यादा हार्श रहती है कहीं ना कहीं ये ट्रीटी। हाउ डिड द ऑर्डिनरी जर्मन्स रिएक्ट टू नाजिज्म। जो ऑर्डिनरी जर्मन्स थे उनका रिएक्शन क्या था नाजिज्म के तरफ। तो हमें पता है कि 2 तरह के लोग थे, एक्चुअली 3 थे। पीपल हु वर द विक्टिम, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर्स, there were people who were in favor of Nazism. They completely got convinced because Hitler was a good orator and did manipulate everyone like that. But then apart from that, we also know that there were people who were not in favor of it. दोनों की बात रखेंगे हम, ठीक है। Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They felt hatred and anger even when someone they thought looked like a Jew. So we have to tell how strongly Nazis had, imposed their idea on other people's mind. They reported against suspected Jews and marked their houses. They believed Nazism would make them prosperous and happy. A large number of Germans were possessive onlookers, too scared to act, to differ or protest. तो ये important point है कि सिर्फ सब सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, कुछ लोग चाहते थे अगेंस्ट जाना जो सपोर्ट में नहीं थे बट डरते थे। वो चाहते थे कि दूर रहें ताकि ये प्रॉब्लम उनको जो है वो फेस ना करनी पड़े, वो जो है ये इशू रिजॉल्व वहाँ पे हो जाए और उनको इस चक्कर में ना पड़ना पड़े। फ्रॉम whom did Hitler borrow his racist ideology? ये हमने देख लिया है पहले डिस्कस करके कि एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी थी
हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, उनकी थ्योरी को आप डिस्क्राइब करोगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। सिर्फ 2 नंबर के लिए आ रहा है तो दोनों के नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि उस थ्योरी से एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी जो है वो बना ली थी, ठीक है। अदरवाइज अगर 5 मार्क के लिए आता है तो आप बताओगे कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। यहाँ पे आप बताओगे कि डार्विन ने जो प्लांट्स और नेचुरल का नेचुरल सिलेक्शन और रिवोल्यूशन का बताया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया था। लेकिन ये क्या करते हैं हिटलर, हिटलर इन दोनों आइडियाज को मर्ज करके एक सूडो साइंटिफिक, सूडो क्या होता है, फॉल्स थ्योरी विच हैज नो कॉन्क्रीट बैकिंग बिहाइंड, वो एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी बना लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि इसके बेसिस पे रेशियल क्लेंजिंग करेंगे। अब आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूं मैं इसका आंसर दिखा दूंगी आपको, बट आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट यू गाइज, अर्ज यू गाइज टू फर्स्ट ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चंस लिख करके अपनी नोटबुक में, कम बैक टू द वीडियो एंड देन चेक योर आंसर्स एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने डिड यू गेट दीज आंसर्स राइट और नॉट। तो पहला सवाल हमारा ये है, डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ हिटलर प्रायर टू हिज अज्यूमिंग पावर एज द डिक्टेटर ऑफ नाजी जर्मनी, जहाँ पे हम बताएंगे दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ द आर्मी, कॉर्पोरल वाली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका जवाब मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली है नहीं बच्चों, यही वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पे आप रुक जाओगे, ठीक है, और उसके बाद आंसर मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, इसको मत देखना टिल यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, गरीबी में थे काफ़ी, मैसेंजर बन के आर्मी में आ जाते हैं और उसके बाद जर्मनी से इतना लगाव हो जाता है कि जाते ही नहीं है। एंड ही वाज हॉरिफाइड विद वर्सलीज एंड द लूजिंग ऑफ जर्मनी एंड वांटेड टू टेक द रिवेंज। That's how he joined the party, became a politician, and then with everything, he saw the power and was never ready to let go and became the emperor of God. So with this, we have actually finished this session. Now, a quick reminder that apart from the live classes that we are doing regularly for you on Imbibe app, we also have 70,000 videos and 2,000 books for you to practice. Very much helpful. Do all the questions, the practice questions, the tests, because जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर बनोगे। अपने छोटे छोटे टारगेट्स अचीव जर्नी के साथ सेट करो, पेरेंट्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो इस प्रोसेस में। Imbibe के ऐप पे जाओ, मेक श्योर यू आर रजिस्टर्ड फॉर ऑल द सेशंस दैट्स कमिंग, डाउनलोड द Imbibe app, check out the VLE and Imbibe Lens is going to be very helpful for you, and definitely make sure that you are a part of the Telegram channel that we have. Also Imbibe के ऐप पे यहाँ राइट पे जो है आपको दिखेगा MB, इसकी मदद से आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, तो वो कर लेना। और ये हमारा QR कोड है और ये लिंक है जिसकी मदद से आप ज्वाइन कर सकते हैं Imbibe के टेलीग्राम चैनल को। हम डायरेक्टली यही कम्युनिकेट करते हैं सारे अपडेट्स आपसे, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप नाजिज्म के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके लिए क्लियर हो गए। कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। इफ़ यू फाउंड द सेशन हेल्पफुल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स and do not forget to hit the like button, subscribe to the channel. Till the next time I see you, all the very best for your preparations. Stay tuned, stay subscribed, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.